सी। सो नाउ इसमें कोई डाउट्स थे इसके पहले? नो ओके। अब हमारा देखो इसमें हमने जो पढ़ा था इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट में, तो इसमें इंटरनल में तो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, राइट? ये वाला बैलेंस ऑफ पावर वाला, ये क्वेश्चन फॉर श्योर आपके पेपर में भी आ सकता है, क्वेश्चन 3। ठीक है, मैंने लिखवाया भी था ना, टिक करवाया था प्रॉपर। तो ये आपका एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट 4 मार्कर क्वेश्चन है इस चैप्टर से, सिक्योरिटी से। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? देन हमारा आता है ये, और देखो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, सो उस पे आप एक पहले क्वेश्चन लिखिए। व्हाट फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन, व्हाट फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन कम अंडर द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी? ठीक है, सो अब यहाँ पर ये कौन से फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, इसका आंसर यहाँ पर है। ठीक है, जब मैं पॉइंटर्स क्लिक कराऊं तो आप करना, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी देयर इज अ रिकॉग्निशन दैट कॉपरेशन इज इन लिमिटिंग वायलेंस इज पॉसिबल। अगर आप कंट्रीज में कॉपरेशन होता है तो वो वायलेंस को लिमिट कर सकते हैं। दीज लिमिट्स रिलेट बोथ टू द एंड्स एंड मीन्स ऑफ द वॉर। इट इज नाउ एन ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड व्यू दैट कंट्री शुड ओनली गो टू वॉर फॉर द राइट रीजन, प्राइमरली सेल्फ डिफेंस और टू प्रोटेक्ट अदर पीपल फ्रॉम जेनोसाइड। कोई भी कंट्री ना आज मास डिस्ट्रक्शन में नहीं जाना पसंद करती, कोई भी कंट्री वॉर नहीं करना चाहती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, रिसोर्सेज खर्च होते हैं, पूरा लाइक डिवास्टेशन हो जाता है। ठीक है, सो क्या करे, तो वो कहीं ना कहीं कॉपरेट करती है। कॉपरेशन किस तरीके के, ये आगे बताया जाए। ओके, सो सी, हाँ ये भी लाइन टिक करो। फोर्स मस्ट इन एनी केस बी यूज ओनली आफ्टर ऑल द ऑल्टरनेटिव्स हैव फेल्ड। अगर कोई भी नेगोशिएशंस फेल हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं फोर्स यूज किया जाता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंटर ये है। ओके, फर्स्ट पॉइंटर आपका ये है, द फर्स्ट पॉइंटर। अब यहाँ पर ये देखो, ये आपके 3 लिखेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज आर डिसआर्मामेंट पहला, आर्म कंट्रोल दूसरा, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तीसरा। तो सबसे पहला पॉइंट जो हो जाएगा वो डिसआर्मामेंट का हो जाएगा। ठीक है, सो disarmament is a kind of cooperation. Okay, disarmament requires all states to give certain kinds of weapon. disarmament का literal meaning ही यही होता है। arms का मतलब weapon, dis का मतलब हटा दो। ठीक है, सो यहाँ पर कोई भी आर्म्स को अगेन नहीं प्रोड्यूस करना। और कौन से आर्म्स की नहीं प्रोड्यूस करने की बात करें? न्यूक्लियर वेपन्स की। क्योंकि एक कंट्री के पास अगर बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, जैसे अभी रशिया आप देखो, यूक्रेन पे जब वॉर करी थी अभी, तो वो बात बात पे थ्रेट करती थी कि हम न्यूक्लियर वेपन अगेन आपके ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है, सो ये चीजें क्या करते हैं, ये सब चीजें डिस्ट्रक्ट कर देता है। तो फॉर एग्जाम्पल, the 1972 Biological Weapons Convention BWC and the 1992 CWC Chemical Weapons Conventions banned the production and possession of these weapons. So disarmament में one of the clause है ये। ठीक है, more than 155 states acceded to the BWC and 181 states acceded to the CWCs. Both conventions included all the great powers. ठीक है, so great powers ने इस clause को माना है कहीं ना कहीं। ठीक है, so वो भी यहाँ पर second point हो जाएगा। But the superpowers, US and the Soviet Union, did not want to give up the third type of weapons of mass destruction, namely nuclear weapons, so they pursued armed control. ठीक है, सो ये BWC एंड CWC वाले तो वेपन्स कहीं ना कहीं कंट्रोल हो गए हैं, पर न्यूक्लियर वेपन्स आज भी सारी वेस्टर्न कंट्रीज बनाती हैं। ठीक है, मैम, हाँ एक्सीडेंट का मतलब क्या है? किसका? एक्सीडेंट इधर है जो ACCED। एक्सीडेंट का मतलब होता है मान लेना, मतलब प्रोसेस कर देना आगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? और अगेन जो आपका न्यूक्लियर वेपन्स है, थर्ड टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, ठीक है, वो अगेन यूएस और यूएसएसआर ने बोला कि नहीं हम बनाते। ठीक है, तो इसके 3 पॉइंटर्स है डिसआर्मामेंट के। ओके, नाउ इसी को देखो नोट्स को, कि आप नोट से ही पढ़ेंगे ये चैप्टर। व्हाट फॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन कम अंडर द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी, फर्स्ट पॉइंट डिसआर्मामेंट है, और वही सारे पॉइंटर्स लिखेंगे। ठीक है, सो बहुत अच्छे से नोट से तैयार करे हुए हैं, तो आप इसी से लर्निंग करिए अभी पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आर्म्स कंट्रोल। ठीक है, अब आर्म्स कंट्रोल का भी मतलब क्या है कि आर्म्स को कंट्रोल करना। ठीक है, सो आर्म्स कंट्रोल रेगुलेट्स द एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स, द
ABM, that is Anti-Ballistic Missile Treaty in 1972, tried to stop the United States and the Soviet Union from using ballistic missiles as a defensive shield to launch the nuclear attack. Missiles के थ्रू अटैक होता है ना न्यूक्लियर वेपन्स का, ठीक है, तो उन्होंने बोला एंटी बैलिस्टिक ट्रीटी में मिसाइल में कि उसको बैन करो, उसका यूज मत करो, क्योंकि मिसाइल उड़ के और जो अगर एक टारगेट एरिया होता है जो वहां पर निकालते हैं, वो जिस भी एरिया में मिसाइल गिरती है पूरा एरिया आपका बैरन हो जाता है, और उस पूरे एरिया में इतना ज्यादा रेडिएशन फैलता है कि जनरेशन टू जनरेशन उससे इफेक्ट होती है, ठीक है। तो दिस शुड नॉट बी डन। अभी जैसे जापान और हिरोशिमा नागासाकी, पता है ना आपको, 1945 में अमेरिका ने जब इस पे अगेन बॉम्ब ब्लास्टिंग इस तरीके की करी तो जरूरत नहीं थी, जापान वैसे भी सरेंडर कर देता एक दो दिन में, मगर उसने अपने रिसोर्सेज को बचाने के लिए उसे तुरंत एंड कर दिया वॉर बाय दिस वेपन, तो जिसको अच्छा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंटर। देन while it did allow both the countries to deploy, अब यहाँ पर ये नेक्स्ट पॉइंटर है, to allow both the countries to deploy a very limited number of defensive system, it stopped them from the large scale production of those systems। तो आप weapons रखिए बट लार्ज स्केल एक्सपेंशन मत रखो उसका, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि वेपन्स इसलिए रखो क्योंकि सिक्योरिटी मेंटेन होती है कि हमारा डिफेंस स्ट्रांग है, ठीक है, बट अगेन उसका प्रोडक्शन ऐसे भी मत करो कि अगेन आपका बैरन हो रहा है लैंड, आपका रेडिएशन फैल रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं वहां से हटना पड़ रहा है, ठीक है। नाउ थर्ड आपका है पॉइंटर यहाँ पर, दिस वन ना, इसके अंदर है क्या ये, एक सेकेंड, कॉन्फिडेंस, नहीं ये सारे आपके सेकेंड पॉइंटर के ही पॉइंटर्स हैं, हाँ जी, ठीक है। कहाँ गया ये रहा, देखो, in the chapter 1, the US and the Soviet Union signed a number of other arms control treaty like SALT 1, that is SALT 2, that is Strategic Arms Limitation Treaty, और इसको शॉर्ट फॉर्म में SALT 2 भी कहते हैं, और START, that is the Strategic Arms Reduction Treaty, ठीक है। अब ये जो ट्रीटी है द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये मैंने आई थिंक पढ़ाया था इंडियन एक्सटर्नल में, ठीक है, कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी अदर कंट्रीज को प्रोड्यूस करने से न्यूक्लियर वेपन्स को रोकती है, ठीक है, जो इंडिया ने साइन नहीं करी। तो एनपीटी वाज एन आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी इन द सेंस दैट इट रेगुलेटेड द एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। लास्ट लाइन, द एनपीटी डिड नॉट अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स, इट लिमिटेड द नंबर ऑफ कंट्रीज दैट कुड हैव देम। तो एनपीटी ट्रीटी आर्म्स कंट्रोल की नहीं है, ठीक है, कंट्रीज जो नहीं बना सकते उसकी लिमिटेशन की, ठीक है। देन थर्ड पॉइंटर हमारा अगेन कॉपरेशन का है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है। अब देखो ये चैप्टर बिना नोट्स के पढ़ो, ठीक है, तो आपको लगेगा कितना कुछ लिखा है, बट अगर आप नोट्स में पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाते हैं कि कॉपरेशन में 3 ही पॉइंटर हैं बस, और ये 1 मार्कर में भी अगर आए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कॉपरेशन ट्रीटी है अगेन ऑफ द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। नाउ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्या है, देखो, it is a means of avoiding violence. Confidence building is a process in which countries share ideas and information with their rivals, ठीक है। जैसे अभी कोई भी अगर कुछ अटैक का थ्रेट आता है तो एक दूसरे की कंट्री ना अपने अपने आर्म्स की कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन अगेन शेयर करने लगते हैं कि हमारे पास इतने वेपन्स है, हमारे पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स है, क्यों, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि अगर आप मुझे अटैक करोगे तो हमारे पास रिटेलिएशन है, ठीक है। सो दे टेल ईच अदर अबाउट देयर मिलिट्री इंटेंशंस एंड अप टू द पॉइंट देयर मिलिट्री प्लान्स आल्सो, ठीक है। सो दिस इज अ वे ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट दे आर नॉट प्लानिंग अ सरप्राइज अटैक, ठीक है। वो आपको जो भी आपके वेल प्लान्ड अटैक्स होते हैं ना उसमें ये स्ट्रैटेजी अगेन इसी तरीके से रखी जाती है, इंटेंशंस और अगेन मिलिट्री प्लान के साथ, ओके। दे ऑल्सो टेल ईच अदर अबाउट द काइंड ऑफ फोर्स दे पजेस, ठीक है, और ये इसलिए भी बताते हैं कि अगर आपको सरेंडर करना है तो आप कर लीजिए, ठीक है, एंड दे मे शेयर द इंफॉर्मेशन ऑन वेयर दोज फोर्सेस आर डिप्लॉयड। सो इन शॉर्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ प्रोसेस डिजाइन टू इंश्योर देयर राइवल्स दैट डू नॉट गो टू द वॉर थ्रू मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसपरसेप्शन, ठीक है। तो एक तरीके से अपने दुश्मन को चिता देते हैं कि भाई हम बहुत ताकतवर है, तुम देख लो अटैक करना है नहीं करना, ठीक है। सो ये आपके 3 पॉइंटर्स हैं जो अगेन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को अगेन मेंटेन करते हैं, ट्रेडिशनल कॉपरेशन, ठीक है, बस। तो इसमें 3 ही पॉइंट थे, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हमारा ट्रेडिशनल नोशन खत्म, ठीक है, अब हमारा एक नया नोशन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज नॉन ट्रेडिशनल नोशन, ठीक है। अब नॉन ट्रेडिशनल नोशन में मिलिट्री थ्रेट नहीं, तो ये डिफरेंस है
कि अगर हम ट्रेडिशनल नोशन ऑफ थ्रेट की बात करते हैं तो उसमें मिलिट्री ही थ्रेट सबसे ज्यादा प्राइम है, ठीक है, और नॉन ट्रेडिशनल नोशन में आपका मिलिट्री थ्रेट है ही। ओके, सो सी नॉन ट्रेडिशनल नोशन, ये डेफिनेशन है, non-traditional notion of security go beyond military threat to include a wide range of threats and dangers affecting the conditions of human existence। और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? सिविलियंस को, ठीक है। सो दे बिगिन बाय क्वेश्चनिंग द ट्रेडिशनल रेफरेंट ऑफ सिक्योरिटी, इन डूइंग सो दे आल्सो क्वेश्चन द अदर थ्री एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी, व्हाट इज बीइंग सिक्योर, फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट्स एंड द अप्रोच टू सिक्योरिटी। हम क्या चीज को सिक्योर कर रहे हैं, किस तरीके के थ्रेट्स को सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, और अगेन अप्रोच क्या है सिक्योरिटी का। So when we say referent to mean security for who, so in the traditional security, the referent is the state। भाई देखो, हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल को सिक्योर करने की बात नहीं करते, यहाँ पर हम नेशन को सिक्योर करने की बात करते हैं, ठीक है। सो नेशनल सिक्योरिटी इज द एजेंडा एंड नॉट द इंडिविजुअल सिक्योरिटी। एंड नेशनल सिक्योरिटी अगर इतनी स्ट्रेंथफुल होगी तो इंडिविजुअल अपने आप ही सिक्योर फील करेगा। समझ आया, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारा एक ट्रेडिशनल नोशन है कि अगेन सिक्योरिटी फॉर हु, सिक्योरिटी फॉर द स्टेट, सिक्योरिटी फॉर द नेशन, ठीक है। इन द नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शंस द रेफरेंट इज एक्सपैंडेड। अब यहाँ पर ट्रेडिशनल नोशन में समझ में आ गया कि नेशनल एम है, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल में इंडिविजुअल एम। क्योंकि अगर टेररिस्ट अटैक होता है, अगर मेट्रो में मान लो कि आज टेररिस्ट अटैक हो गया, ठीक है, हो ना भगवान करे, बट अगर लेट से हो जाता है, ठीक है, सो भाई उसमें सबसे ज्यादा कौन मरते हैं? सिविलियंस मरते हैं ना। तो यहाँ पर सिक्योरिटी फॉर हु, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है कि प्रपोनेंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी रिप्लाई नॉट जस्ट द स्टेट बट ऑल्सो द इंडिविजुअल्स। भाई अगर स्टेट हमारे ऊपर इतनी मजबूती ही ना रखे, ठीक है, और हम अनसेफ फील करें, तो ऐसे स्टेट की सिक्योरिटी का क्या ही काम, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे मेरा एक स्टूडेंट है ना, वो कौन है, आप शायद जानते भी होंगे, प्रियांश को जानते हो, है ना, वो सोशियोलॉजी पढ़ता है, ठीक है, तो वो मणिपुर से है, राइट, ठीक है। सो अगेन मैंने भी जितना पढ़ाया है, अभी मैंने देखा, मैं गई तो नहीं हूँ, बट मणिपुर अभी भी कहीं ना कहीं बहुत अनसेफ है इन टर्म्स ऑफ लॉ, इन टर्म्स ऑफ लॉ, नॉट ऑन द पीपल, नॉट ऑन द कल्चर, ठीक है, आई एम टेलिंग अबाउट द स्टेट नेग्लिजेंस, ठीक है। सो यहाँ पर स्टेट के तौर पर देखो तो मणिपुर आज भी कहीं ना कहीं निग्लेक्टेड फील करता है, तो यहाँ पर मणिपुर को सिक्योरिटी कौन देगा? स्टेट ही देगा, ठीक है। सो यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ सिक्योरिटीज हैव बीन कॉल्ड ह्यूमन सिक्योरिटीज और द ग्लोबल सिक्योरिटी, वन मार्कर क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। ट्रेडिशनल मिलिट्री थ्रेट को लेती है, ये नॉन मिलिट्री थ्रेट को लेती है, ठीक है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी की बात करती है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इंडिविजुअल सिक्योरिटी की बात करती है, ठीक है। अब इसके पहला पॉइंट है ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। सो ह्यूमन सिक्योरिटी इज अगेन व्हाट, नॉट द सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन बट इन एवरी मीन्स, ठीक है, कि वो अच्छे से वेल एम्प्लॉयड हो, ठीक है, उनको पुअर ना होगा, पुअर है तो उनको सब्सिडीज मिले। ओके, सो ह्यूमन सिक्योरिटी इज नॉट द मीन्स कि हम सेफ कितना फील करें, भाई सेफ तब फील करेंगे जब पास इम्यूनिटीज होंगी, ठीक है। सो ह्यूमन सिक्योरिटी इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट। ह्यूमन सिक्योरिटी एंड द स्टेट सिक्योरिटी शुड be and are often the same thing, but secure states do not automatically mean secure people. So protecting citizens from the foreign attack may be a necessary condition for the security of individual, but it is certainly not a sufficient one, ठीक है। सो अगेन नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी में फर्क इतना ही है कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ नेशन की सिक्योरिटी की बात करती है, और अगेन इंडिविजुअल सिक्योरिटी में लोगों की सिक्योरिटी की बात होगी, ठीक है। ओके, अब जरा पिछले पेज पे अगेन वापस आइए, जहां पर हमने ये पढ़ा था एंटी बैलिस्टिक वाला ये सब पॉइंट, वहां पर ये क्वेश्चन लिखो, ये 2 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है। नेम 2 मेजर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। ठीक है, सो जब आपका 2 मेजर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी आएगा तो अगेन एबीएम लिख देना, और अगेन स्टार्ट या एनपीटी।
देखो अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन इतने तो नहीं आएंगे। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट 4 मार्कर क्वेश्चन है, जिसके पॉइंटर्स आपके ह्यूमन सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स, ये सब कुछ है। ठीक है, ग्लोबल पॉवर्टी आजकल अलग से 2 मार्कर क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो अगेन नोट्स में सारे ही कुछ दिया हुआ है, तो अगेन अगर आप इससे पढ़ लोगे पूरा तो खुद ही आ जाएगा पूरा। ओके, अभी बुक में टिक कर लो। अब यहाँ पर देखो ह्यूमन सिक्योरिटी को 2 तरीके से डिस्कस किया गया है। ठीक है, एक नैरो व्यू पॉइंट से, एक वाइडर व्यू पॉइंट से। ओके, सो there are differences about precisely what threats individuals should be protected from. Proponents of the narrow concept of human security focus on the violent threats to individual. देखो अगर हम narrow concept देखें कि भाई लोगों को किससे बचाया जाए, तो लोगों को अगेन वॉर से बचाया जाए, लोगों को डिस्ट्रक्शन से बचाया जाए, यही लोग समझते हैं। बट अभी के कॉन्सेप्ट में आपको क्या लगता है, लोगों को किससे बचाया जाए? हम लोगों को तो लोगों से ही बचाना होता है, खुद एक्चुअली से लोगों बहुत से। सही आपने बात कही है। ठीक है, कि लोगों को लोगों से ही बचाना जरूरी हो गया है इस समय। क्यों बचाना जरूरी है? क्योंकि अनअवेयर इतने हैं। ठीक है, इतने क्रूअल, इतने ब्रूटल हो चुके हैं। ओके, सो UN Secretary General Kofi Annan put said the protection of communities and individuals from internal violence. ठीक है, इंटरनल वायलेंस करता कौन है? लोग ही तो करते हैं। ठीक है, सो broader concept of human security argue that the threat agenda should include hunger, disease, natural disasters, because these kill far more people than war, genocide and terrorism combined. ठीक है, तो ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा अगेन एक इंटरनल वायलेंस को फोकस करता है, और नैरो पॉइंट ऑफ व्यू अगेन सिर्फ और सिर्फ अटैक को फोकस करता है। समझ आया? क्लियर? ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट इज ग्लोबल सिक्योरिटी. Global security emerged in the 1990s in the response to the global nature of threats. अब global security का मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर नेशन की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो ग्लोबली चल रही है, जैसे कोरोना वायरस जब हुआ था तो ये ग्लोबल एजेंडा था। ठीक है, ग्लोबल क्या बोलते हैं उसको, पैंडेमिक था। ठीक है, सो अगेन ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक एड्स एंड कोरोना और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये सब आपके ग्लोबल उसमें आ जाते हैं सिक्योरिटी में। ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग सी लेवल राइज ऑफ, ये वैसे आएगा नहीं बट फिर भी एक सिर्फ एग्जांपल्स के लिए मैंने करा दिया। ठीक है, तो ग्लोबल पॉवर्टी इज क्लियर, राइट? अच्छा, अब एक बात बताओ, आपके बुक में ये न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट के अंडर टेररिज्म दिया है या थर्ड पॉइंटर डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया है? मैम न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स के अंदर है। ठीक है, ठीक है, सो इफ नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट पूछा जाता है तो ओनली 2 पॉइंट्स आर देयर, दैट इज ग्लोबल सिक्योरिटी एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है, न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट अगेन कम्स अंडर टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म इज अगेन अ वेरी severe problem. It is a political violence that targets civilians deliberately and indiscriminately. International terrorism involves the citizens or territory or more than one country. Civilian targets are usually chosen to terrorize the public and to use the unhappiness of the public as a weapon against national government or other parties to conflict. ठीक है, सो ये आपका टेररिज्म है। और टेररिज्म का क्लासिक एग्जांपल है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एग्जांपल, जो अगेन आपका WTC गिर गया था पूरा। ठीक है, वो वाला अमेरिका वाला एग्जांपल। ठीक है, याद रखना कब हुआ था, 11 सितंबर 2001 when terrorist attacked World Trade Center in America. ठीक है, यहाँ पर जब ये हुआ था ना, आई थिंक मैं स्कूल में थी शायद, यस, क्योंकि 2005 में मेरा 12th पास आउट हुआ है, तो मैं कब किस में होंगी, शायद 8th में होंगी या 9th में होंगी, जहां तक मुझे लगता है 9th में होंगी जहां तक, राइट? ठीक है, ये न्यूज हर जगह थी। एंड आपको पता है, मतलब जहां मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मतलब मुझे ऐसा लगता कि कोई गेम चल रहा है। ठीक है, कि वो लिटरली आप कभी उसके क्लिपिंग्स देखो। ठीक है, वो ऐसे 2 बिल्डिंग्स हैं WTC वाले, और ऐसे एरोप्लेन बीच में आया और वो पूरी शैटर्ड हो गई। तो मतलब मेरा सवाल उधर हमेशा यही हो रहा था कि जब वो ऐसे दिख रहा है और लोग ऐसे मतलब इसकी वीडियो और क्यों बना रहे हैं? ठीक है, तो बाद में मुझे समझ में आया कि वीडियो नहीं बनाया था, वो एक्चुअली कैमराज ही इंस्टॉल्ड होते हैं और उससे अगेन क्लिपिंग्स ली थी। ठीक है, सो अगेन मतलब बिकॉज 9th में इतना दिमाग नहीं होता है, तो अगेन मतलब ये बहुत ही अलग ही अद्भुत था, मतलब बहुत अजीब था कि कैसे एक बिल्डिंग पूरी गिर गई। और मेरे एक बहुत नोन में एक भैया थे, वहां पर रहते थे, तो वो खुद बताते हैं कि वो थोड़ी ही दूर पे थे। ठीक है, और जिस तरीके से वो मलबा गिरा था पूरा, ठीक है, पूरी इंटायर कितने रेडियस में उसका मलबे का धूल गिरा था।
ठीक है, तो मतलब उनके लिए वो लाइफ शैटरिंग इवेंट है आज भी। सो अगेन आप कोई भी चीज ऐसी देखो तो वो लाइफ शैटरिंग लगता ही है, तो ये एक्चुअली बहुत ही खराब था। ये एक हाईजैक करके प्लेन पूरा कैसे कैसे लोग होते हैं यार। देन in the past, most of the terror attacks have occurred in the Middle East, Europe, Latin America and South Asia. तो टेररिज्म के छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स अगेन डिफरेंट पॉइंट। ह्यूमन राइट दो टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है 2 मार्कर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज द पॉलिटिकल राइट सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली। The second type is economic rights and social rights, and the third type of right is the colonized people or ethnic and indigenous minorities. ठीक है, उनके राइट, जैसे फॉरेस्ट, हमेशा मैं बोलती हूँ ट्राइबल पीपल्स वर नॉट पुअर, ठीक है, दे वर मेड पुअर, क्योंकि फॉरेस्ट रिजर्व्स अगेन सेंटर ने ले लिया, दैट इज वाई उनके पास सब कुछ था, ठीक है। सो यहाँ पर वही लिखा है। While there is a broad agreement on this classification, there is no agreement on which set of rights should be considered as a universal right, nor what the international community should। ये छोड़ दो आप। ओके, अब ये आपके 1 मार्कर्स हो सकते हैं, ठीक है। इराक इन्वेजन ऑफ कुवैत व्हेन 1990, द जीनोसाइड इन रवांडा एंड द इंडोनेशियन मिलिट्री किलिंग ऑफ पीपल इन द ईस्ट तिमूर। ये सब कोई अगेन ये जितने भी अटैक्स हुए थे ये यूएन के ऊपर एक बहुत बड़ा स्लैब था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और उसके होते हुए भी इतने बड़े बड़े अटैक्स क्यों हो रहे हैं, ठीक है। सो उसने अपना कुछ भी सही नहीं कहा, क्योंकि अगेन वो वेस्टर्न इंक्लाइंड एसोसिएशन है, आप ऐसा मान लो, या एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस वजह से उसको काफी क्रिटिसाइज किया जाता है, बाकी नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब ग्लोबल पॉवर्टी, ग्लोबल पॉवर्टी भी सिर्फ इंडिया ही नहीं है जो अगेन पुअर है। ग्लोबल पॉवर्टी का मतलब होता है कि कितने अभी भी ऐसे रीजन या कंट्रीज है जो बहुत पुअर है, ठीक है। सो it is another source of insecurity. World population now at 650 crores will reach 700 to 800 crores within 25 years and may eventually level out 900 to 1000 crores. Currently, half the world's population growth occurs in just 6 countries. ठीक है, अब ये आपके 1 मार्कर्स हो सकते हैं। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया, ठीक है, इसमें आपका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब एक और मजे की बात देखो, अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं, इंडोनेशिया की बात करूं, पाकिस्तान की बात करूं, ठीक है, तो इसमें आपके मुस्लिम कंट्री ही ज्यादा है, ठीक है। इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 18% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। सो यहाँ पर बात सिर्फ इतनी बोली जाती है कि जो जैसे बीजेपी ऑलवेज हिंदुत्व को प्रमोट करता है, ठीक है, तो वो क्यों करता है, उसका कंसर्न ये है कि कई देश ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मुस्लिम ओरिएंटेड कंट्रीज ही मानी गई हैं। टर्की इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द हिंदू नेशन, जब हिंदू इतने सारे हैं तो एक हिंदू नेशन भी होना चाहिए ना, ठीक है। बट वही बात है, वो बिलीफ जिस तरीके से प्रमोट करते हैं वो गलत हो जाता है, क्योंकि माइनॉरिटीज को, और अगेन जो माइनॉरिटीज ने लाइक बोला है कि भाई जिनको जो एक प्रिविलेजेस मिली है वो आप उनसे छीन नहीं सकते, आप उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, करेंगे तो कहीं ना कहीं दंगे होंगे, ठीक है। तो वही चीज है, ठीक है। नाउ so among the world poorest country the population is expected to triple in the next 50 years। मतलब ये पुअरर कंट्रीज है और इसकी पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, तो डिपेंडेंसी तो है, बर्डन ही तो है फिर, राइट। Then globally, this disparity contributes to the gap between the northern and the southern countries of the world. Within the south, the disparities have also sharpened as a few countries have managed to slow down population growth and raise incomes while others have failed to do so. इसमें मुझे एक चीज आपको बतानी है, शायद नॉर्दर्न को वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं क्या, या डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं? Yes, ma'am. Northern Western countries से मतलब they are है trying ना, to। हाँ ठीक है, ये मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। नॉर्दर्न कंट्रीज आर इन्वायरमेंट चैप्टर में ज्यादा अच्छे से क्लियरली है कि नॉर्दर्न कंट्रीज आपकी हो गई वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब डेवलप्ड, नॉट वेस्टर्न, डेवलप्ड कंट्रीज, एंड सदर्न कंट्रीज आपकी हो गई अगेन जो थोड़ी सी डेवलपिंग फेज पे है, ओके। बस माइग्रेशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। लार्ज स्केल माइग्रेशन टू सीक अ बेटर लाइफ, तो पॉवर्टी इन द साउथ का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है, okay, especially better economic opportunities in the north. So this has created international political frictions. International law and norms make a distinction between the migrants and the refugees
और क्यों ऐसा किया? जिससे कि अगेन इनको समझ में आए कि हमारी कंट्री में कौन रेफ्यूजीज की तरह रह रहा है और कौन माइग्रेंट की तरह रह रहा है। ठीक है, रेफ्यूजीज का अपना एक नेशनल आइडेंटिटी नहीं होता है, ठीक है, मगर माइग्रेंट का होता है, ये डिफरेंस है। ठीक है, माइग्रेट अगर कोई करता है इन द स्कोप ऑफ बेटर वर्क बेटर एजुकेशन, तो ये माइग्रेशन है। रेफ्यूजीज क्या होता है? अगर कोई अटैक हुआ किसी कंट्री में और वो पुअर हो गई है, ठीक है, तो आप वहां से उठ के कहीं ना कहीं आ गए हो, ठीक है, तो रेफ्यूजीज में आइडेंटिटी नहीं होती है नेशन की। ओके, states are generally supposed to accept refugees, but they do not have to accept migrants. While refugees leave their country of the origin, people who have fled their home that remain within the national borders called internally displaced people. ये 1 मार्कर हो सकता है, बाकी इतनी डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पॉइंटर आएगा तो 6 मार्कर 4 मार्कर में ही आएगा। छोटे छोटे पॉइंटर्स ही लिखने हैं आप लोग को। अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। अब आ जाओ हेल्थ एपिडेमिक्स में। हेल्थ एपिडेमिक्स में 1 मार्कर्स भी है, ठीक है। एक तो यही इंपॉर्टेंट 1 मार्कर है। हेल्थ एपिडेमिक्स में HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, SARS। SARS कहाँ से आया था, कहाँ से फैला था, बताओ, पता है? मैम SARS का फुल फॉर्म है क्या? सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये बहुत पहले किसी कंट्री की वजह से फैला था। कोरोना कौन सी कंट्री की वजह से फैला है? चाइना। मैं डॉक्टर से चाइना। SARS भी चाइना से ही था, ठीक है। क्वेश्चन 1 मार्कर का आता है, तो वहां लिख लेना, ठीक है, SARS ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना। ओके, अब ये जो भी आपके डिजीजेस होते हैं, ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कैसे फैलते हैं, क्यों फैलते हैं? ठीक है, तो अगेन माइग्रेशन के थ्रू, बिजनेस पर्पस के थ्रू, टूरिज्म के थ्रू, मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू, ठीक है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इन आउट होते रहते हैं, दैट इज व्हाई। ठीक है, सो वन कंट्री सक्सेस और फेलियर इन लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ दीज डिजीजेस अफेक्ट इन्फेक्शन इन अदर कंट्री। कोरोना भी कहीं ना कहीं चाइना से स्प्रेड होकर हर कंट्री में गया, तभी यहाँ पर एयरलाइंस और लाइक जो आपका ट्रैवल था, कम्युनिकेशन नेटवर्क था, वो हटा दिया गया था। अब ये टिक करो, 1 मार्कर्स है। Just a minute. Epidemics among people have major economic effects. Britain has lost billions of dollars of income during an outbreak of the mad cow disease. ये क्वेश्चन आता है कि मैड काउ डिजीज कहाँ से स्प्रेड हुई थी, तो ब्रिटेन, ठीक है, मैं तो नाम भी नहीं सुने। बर्ड फ्लू, और एक और है, ऊपर था क्या, हाँ ये रहा, HIV वाला भी टिक कर लेना, ठीक है। पीपल वर इन्फेक्टेड विद HIV बाय 2003 वर्ल्ड वाइड, 2/3 ऑफ देम इन अफ्रीका, हाफ ऑफ द रेस्ट इन द साउथ एशिया। ये आपके क्वेश्चन 1 मार्कर या असर्शन रीजनिंग में भी आ सकते हैं, ठीक है। मैम व्हाट इज हैंटा वायरस? कहाँ लिखा है? मैम वो फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे वाला सेकंड पैराग्राफ में। कहाँ है, दिख नहीं रहा। मैम सेकंड पैराग्राफ थर्ड लाइन। आजा, या हैंटा वायरस नहीं पता बेटा, आए तो कोई वायरस का ही फीवर वीवर होता होगा, एक मिनट देखने तो। हाँ, फीवर, फैटिग, मसल एक्स, वही वही हो गया, बुखार वाले सारे सिम्टम्स। आजकल तो मुझे लगता है इतने हम लोग इम्यून हो चुके हैं ना, कि कोई भी बीमारी के लिए कफ एंड कोल्ड तो हर एक सिम्टम ही है। कोरोना ले लो, फीवर ले लो, राइट, क्या ही पता चलेगा। कोरोना में आपने कुछ ऐसा लगा, कुछ अलग से फील किया हो? नहीं मैम कोरोना मतलब मुझे कोई डिजीज होता ही नहीं, लाइक सीरियसली मेरी एक फ्रेंड को कोरोना हो गया था, शी वाज सिटिंग बिसाइड मी, मुझे कुछ नहीं हुआ लेकिन। अच्छी बात है, आपका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होगा इसका मतलब। हाँ मतलब छोटे से मतलब बोरोलिन लगाती हूँ ना, पापा बोलते हैं बोरोलिन खा लो ठीक हो जाएगा। बोरियन खा लो? बोरियन आप खाते हो? ये तो मैंने पहली बार सुना। हम नहीं खाते बट इट्स जस्ट अ जोक, लाइक बोरोलिन फिक्सेस एवरीथिंग राइट। ओके। वही मुझे लगा। नहीं नहीं, ठीक है। अब आप नॉन वेजिटेरियन हो?
यस, एक्चुअली देखो इसका भी बहुत फर्क पड़ता है कि वेजिटेरियन फूड में, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट, बट वेजिटेरियन फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिसिंग हो जाते हैं, ठीक है, ये फैक्ट है। और जैसे फिश हो गया, ठीक है, उसमें काफी न्यूट्रिएंट होते हैं, तो बट अगेन एवरीवन इज नॉट कंज्यूमिंग द फिश, एंड फिश इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एवरी फूड, ठीक है, वही बात है। तो अगेन इसीलिए कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स की मिसिंग से भी इम्यून सिस्टम डिफेक्ट हो जाता है। ओके, नाउ इस ये लास्ट वाला पैराग्राफ भी जस्ट एक रीडिंग पैराग्राफ ही है, ठीक है, इसमें कुछ आपके 1 मार्कर्स हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द सब्जेक्टिव, ठीक है, ये टिक कर लो बस। In 1994, the Tutsi tribe in the Rwanda faced a threat to its existence as nearly 5 lakh people were killed by the rival Hutu tribe in a matter of weeks. तो ये किसका बता रहा है ये तो ग्लोबल वार्मिंग था, फिर HIV एड्स की बात कर दी। ये तो रिलीजन की बात कर, बताइए, तो ट्राइबल डिस्क्रिमिनेशन की बात हो गई ना, कि तुत्सी ट्राइब रवांडा faced a threat to its existence as nearly 5 lakh people were killed by the rival। हाँ बिल्कुल, ये तो एक कम्युनिटी हो गया, कम्युनिटी प्रॉब्लम इशू, राइट। तो यहाँ पर लिखा है कि नॉन ट्रेडिशनल में इस तरीके के इश्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है, कि जहाँ पर लोग ट्राइब्स को मार देते हैं या रिलीजन में फाइट होने लगती है, तो दैट ऑल कम्स टू द नॉन ट्रेडिशनल, की इंटरनल वायलेंस है। ओके, नाउ इसका क्वेश्चन अच्छा है। हाँ, क्वेश्चन लिखिए, देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, या अलग से भी अगर कुछ आ जाए तो बस कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इज अ कीवर्ड। हाँ जी बेटा, वो ड्राइंग करोगे तो अच्छा लगेगा, करो। हाँ, वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग ऐसे ही होती बेटा। हाँ तो करो करो। मैम, हम्म। मैम आप पोल साइंस का क्वेश्चन आंसर का PDF मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हो, बिकॉज मम्मी मुझे फोन नहीं देती और सिर्फ इस फोन में वो है, सो मतलब पापा को बोलूंगी कि PDF निकाल के आओ प्रिंट। अच्छा ओके, आपके आप तो आपके आप लैपटॉप से नहीं पढ़ते? नहीं मैम, मुझे कोई डिवाइस नहीं मिलता। ओ क्यों? आपकी मम्मा ने मुझे जो आपका इंट्रोडक्शन दिया था ना, ठीक है, उससे आप बिल्कुल ऑपोजिट हो। हाँ मैम पता है, लाइक मम्मी बोलती रहती है कि मैं मोबाइल चलाती रहती हूँ, बट देन इट्स जस्ट 1-2 आवर्स का बाद, लाइक कभी कभी मम्मी का फोन ले लिया या पापा का फोन ले लिया, उधर ही बोलती हाँ, हूँ नहीं नहीं, मम्मी आप बहुत आज से, चीजें दिखती है। मुझे ऐसा लगा था अभिलाषा कितनी नॉटी होगी, मुझे कितना कंट्रोल करना पड़ेगा, बट अगेन आपका कैमरा भी ऑन होता है, आप रिस्पॉन्ड भी करते हो, तो आई एम तो वेरी हैप्पी विथ यू, ऐसा नहीं है बिल्कुल। डिसिप्लिन बच्चा, ठीक है, मैं भेज दूंगी आपको, ठीक है। ओके, नाउ देखो, अब यहाँ पर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में हम क्या पढ़ेंगे कि कॉपरेशन जो होते हैं ना, ठीक है, वो अगेन कैसे होते हैं, कंट्रीज के बीच में कैसे होते हैं। ओके, सो आंसर देखो, एक तो यहाँ पर सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन, इसको टिक नहीं करना है। वी कैन सी दैट डीलिंग विद मेनी ऑफ दीज नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट टू सिक्योरिटी रिक्वायर कॉपरेशन रादर देन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, ठीक है, अगर इन प्रॉब्लम्स को रोकना है, ग्लोबल पॉवर्टी, ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है, सो यहाँ पर मिलिट्री कुछ नहीं कर सकती, military has no role, okay, so military force may have a role to play in the combating terrorism। अगर हम एक टेररिज्म का यहाँ पर एक प्रॉब्लम निकाले तो हाँ, उसको कॉम्बैट कर सकती है, ठीक है, बट अगेन उसको भी एक हद तक कॉम्बैट कर सकती है, अगर इंटरनली कहीं वायलेंस हो रहा है तो वो नहीं कर सकती, ठीक है। सो इट्स डिफिकल्ट टू सी दैट फोर्स वुड डू टू हेल्प एलिवेट पॉवर्टी, और कोई भी तरीके का मिलिट्री फोर्स ना आपके पॉवर्टी को अगर एलिवेट कर सकती है, ना रेफ्यूजी के प्रॉब्लम्स को मिटा सकती है, ना माइग्रेशन को मैनेज कर सकती है, तो क्या करे? तो सेकंड पैराग्राफ से आपका इंपॉर्टेंट है आंसर, ठीक है। स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व इंटरनेशनल कॉपरेशन, कॉपरेशन, दिस इज द फर्स्ट पॉइंटर, कॉपरेशन में भी बायलेटरल, ठीक है, बायलेटरल का मतलब होता है बिटवीन द टू कंट्रीज। अगर मुझे लगता है कि पाकिस्तान से काफी टेररिज्म यहाँ पर आके अटैक कर सकते हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो कॉपरेशन में भी बायलेटरल, रीजनल,
कॉन्टिनेंटल एंड ग्लोबल। ठीक है, अब ग्लोबल से यूएन कराता है। ठीक है, सो इट वुड ऑल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द थ्रेट एंड द विलिंगनेस एंड द एबिलिटी ऑफ द कंट्री टू रिस्पॉन्ड। अब यहाँ पर जैसे सार्क मीटिंग होती है, हमने सार्क पढ़ा हुआ है ना, तो सार्क मीटिंग में आपका जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने बैठता है तो वो इतना अगली हो जाता है कि वो मीटिंग ही छोड़ के निकल जाते हैं। तो ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है, दिस इज नॉट अ लाइक एटिकेट, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि कौन सी कंट्री कितना रिस्पॉन्ड करती है उस पर भी डिपेंड करता है टू कंट्रोल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। ओके, एक सेकेंड, दूसरा पॉइंट देख लो जरा कहाँ से है फिर। हम्म, ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंटर। नाउ सेकंड पॉइंटर है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी also involves a variety of other players, both international and national, international organization like the World Health Organization, the World Bank and the IMF। ठीक है, अब कोई कंट्री लेट से उसके कंट्री में बहुत ज्यादा पॉवर्टी फैल गई, ठीक है, और वो पॉवर्टी को कंट्रोल करना चाहता है, तो वो पैसे किससे लेगा? वर्ल्ड बैंक से ही लेगा ना। ठीक है, सो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो लोन देते हैं दूसरी कंट्री को ऑन अ वेरी हायर इंटरेस्ट और ऑन अ वेरी यू कैन से अलायंस ऑल्सो। ठीक है, सो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये ह्यूमन राइट्स को कंट्रोल कर सकती है या अगेन उनके प्रॉब्लम्स को अवेयर करा सकती है। डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब लोग मिल के कहीं ना कहीं आपके दूसरा कॉपरेट करते हैं बिटवीन द कंट्रीज। तो ये सेकेंड पॉइंटर है। ठीक है, थर्ड पॉइंटर आपके नेक्स्ट पैराग्राफ पे है, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में इन्वॉल्व द यूज ऑफ फोर्स एज अ लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है तो फिर यहाँ पर मिलिट्री फोर्स आता है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी में हैव टू सैंक्शन द यूज ऑफ फोर्स टू डील विद द गवर्नमेंट दैट किल देयर ओन पीपल एंड इग्नोर द मिजरीज ऑफ द पॉपुलेशन हु आर डिवास्टेटेड बाय द पॉवर्टी, डिजीज एंड द कैटास्ट्रोफे। ठीक है, सो ये लास्ट होगा बट अगेन पहला नहीं। क्लियर? So non-traditional security is much better when the use of force is sanctioned and applied collectively by the international community rather than when an individual country decide to use force on its own. समझ आ गया? क्लियर? ठीक है, मैम कोऑपरेटिव सिक्योरिटी वाला पॉइंट और एक बार समझा दीजिए प्लीज। ये वाला तीनों पॉइंट देखो, यहां से समझा देती हूँ। ठीक है, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में फर्स्ट स्टेप है कि मिलिट्री तो कुछ कर नहीं सकती, जो यहाँ पर कंट्रीज के जो कॉपरेशन होंगे वो बायलेटरल होंगे। बायलेटरल का मतलब कि कॉपरेशन बिटवीन द कंट्रीज, चाहे वो रीजनल वाइज हो चाहे वो कॉन्टिनेंटल वाइज हो। कॉन्टिनेंटल का मतलब ये है कि अफ्रीका से लेट से अगेन साउथ अमेरिका का, तो अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना, तो उनके रिलेशन की बात कर रहा है। ओके, फिर ग्लोबली का मतलब होता है कि ग्लोबली आपके इंडिया का कितना रिकॉग्निशन है, तो अगर वो कितना कौन हेल्प करना चाहता है तो वो ग्लोबल प्लेयर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो कॉपरेशन कैसे भी मिल सकता है, ग्लोबली, कॉन्टिनेंटली और रीजनल। ठीक है, इट वुड ऑल डिपेंड ऑन द नेचर। अब अगेन डिपेंड क्या करता ऑन इशी, कवर बंद नहीं किया बेबी। ओके, ओके, ठीक है, सो यहाँ पर ये है कि अगेन जो थ्रेट होता है ना वो कौन सा थ्रेट है, ठीक है, उसकी क्या उसका इंटेंशंस है, कौन सी कंट्री कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्या उनके रिलेशन है, सब कुछ मिला के फर्स्ट पॉइंट मिलता है। ठीक है, सेकेंड है सिर्फ और सिर्फ कॉपरेशन से बात नहीं बनती। अगर पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम होती है या ह्यूमन राइट्स जैसी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए और एसोसिएशन भी सामने आते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। ठीक है, नॉन इंटरनेशनल गवर्नमेंट जैसे आपके एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस। ठीक है, सो ये सारी चीजें। ओके, और लास्ट यहाँ पर ये कि अगर आपका इन दोनों से ही बात नहीं बन रही तो फिर क्या है, लास्ट मिलिट्री। ठीक है, तो कॉपरेशन या मिलिट्री कैसे करेगा, टू डील द इंटरनल वायलेंस। ठीक है, क्योंकि इंटरनल वायलेंस में आप अपने लोगों पे ही वेपन्स चला रहे हो फिर। ठीक है, तो ये बहुत ही डिजास्टर्स और बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट तभी अलाउ करती है टू किल देयर ओन पीपल जब तक उनको लगता है कि हाँ ये सस्पिशियस है अब। ठीक है, वरना नहीं करती है। ठीक है, तो ये तीन यहाँ पर कॉपरेशन। क्लियर? ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग में आता है अधिकतर 6 मार्कर में, इंडियन। और जो भी आपके वर्ड पॉलिटिक्स में इंडियन को रेफर करता है कोई भी कंटेंट, वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आई थिंक लास्ट ही है ये, है ना, खत्म फिर। यस, ठीक है, ये आप टिक करो इसको। यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखो, सेम क्वेश्चन।
ठीक है, देखो क्वेश्चन सिंपली आस्क कि हमारे इंडियन सिनेरियो में, ठीक है, कौन सी सिक्योरिटी को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, अब इसका आंसर कोई एक है ही नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में एक्सटर्नल थ्रेट भी है, इंटरनल थ्रेट भी। ठीक है, ट्रेडिशनल थ्रेट भी है, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट भी है। ठीक है, सो इंडिया हैज फेस ट्रेडिशनली एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स टू सिक्योरिटी दैट हैव इमर्ज। तो आप कोई एक नहीं लिखेंगे, आप दोनों लिखेंगे। ओके, इट्स सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हैज 4 कंपोनेंट्स। उसमें यहाँ पर ये 4 पॉइंटर्स हैं। सबसे पहला आप बुक में टिक करते जाना, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा होगा। द फर्स्ट कंपोनेंट वाज स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज। देखो कोई भी कंट्री, स्पेशली इंडिया की अगर मिलिट्री कैपेबिलिटीज स्ट्रेंथन हो जाए तो इंडिया सेंट्रली लोकेटेड है। ठीक है, सो इंडिया अपने सारे कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं अगेन वहां पर रख सकता है, कॉन्फ्लिक्ट विद इट नेबर कंट्रीज, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो चाइना से हो, चाहे वो श्रीलंका से हो, किसी से भी। ओके, since it is surrounded by nuclear armed countries, because China है, ठीक है, in the South Asian region, India's decision to conduct nuclear tests in 1998 was justified by the Indian government in terms of safeguarding national security. ठीक है, और चाइना भी कहीं ना कहीं एनपीटी को लागू करना चाहता था कि इंडिया साइन कर दे। ठीक है, बट इंडिया ने साइन नहीं किया। तो इंडिया फर्स्ट टेस्टेड अ न्यूक्लियर डिवाइस इन 1974, हमने चैप्टर 4 में ऑलरेडी पढ़ा होगा। ठीक है, फिर आपका सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या है? to strengthen international norms and international institutions to protect its security interest। मोदी जी इस पे ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, अगेन वो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स अच्छे कर रहे हैं फ्रॉम द कंट्रीज। ओके, तो इससे होता क्या है, उससे आपके साउथ एशिया में एक सॉलिडारिटी बनती है। ठीक है, अगेन डीकोलोनाइज जो कंट्रीज थी उसको इंडिया ने सपोर्ट किया, तो अगेन एक सपोर्ट सिस्टम दिखता है। ठीक है, डिसआर्मामेंट एंड यूएन इज अ फोरम इन विच इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट शुड बी सेटल्ड। तो इंडिया इज प्लेइंग अ वेरी गुड रोल इन अगेन सेटलिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंटरनेशनली ऑल्सो। ठीक है, साउथ अफ्रीका की बात करूं तो अपार्थाइड में महात्मा गांधी वॉज द वन। ठीक है, महात्मा गांधी ने इस चीज को रखा था, उसके बाद फिर अगेन नेल्सन मंडेला और बहुत सारे लोगों ने उसको अगेन प्रमोट किया, सपोर्ट किया। तो ये भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनली अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है। तो दैट इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड, द थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियन सिक्योरिटी इज रीजनल एस्पिरेशन। देखो अब मैं नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट में पंजाब में, जम्मू कश्मीर में और मद्रास प्रोविंस में ऐसे बहुत सारे अगेन प्रोविंसेस थे जो चाहते थे कि अलग हो जाए। ठीक है, सो third component of Indian security is geared towards meeting security challenges within the country. Several militant groups from the areas such as the Nagaland, Mizoram, Punjab, Kashmir, among others, have from time to time sought to break away from India. India has tried to preserve national unity by adopting a democratic political system, because India diversity को promote करता है, unity in diversity को respect करता है, and India is a number one state nation exam. Got it? ठीक है, finally there has been an attempt in India to develop its economy in a way that the mass citizens are lifted from the poverty and misery, and huge economic inequalities are not allowed to exist. तो ये आपके नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स पे भी काम कर रहा है, राइट? ठीक है, सो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अलाउ स्पेसेस फॉर आर्टिकुलेटिंग द वॉइस ऑफ द पुअर। हमारी डेमोक्रेसी में सिर्फ अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही भाग लेगा, दलित भी भाग ले रहे हैं। ठीक है, अभी वो कौन सी है ना, हमारी प्रेसिडेंट का नाम क्या है, मैं भूल जाती हूँ, उनका नाम थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे। द्रौपदी मुर्मू। हाँ, ये कहाँ से है? She's from Adivasi something only, but I यस, तो think अगेन Jharkhand शी वाज side. द फर्स्ट, आई थिंक द ट्राइबल, लाइक ट्राइब जोन की प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट। ठीक है, सो यही बता रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अब स्पेस दे रहा है टू आर्टिकुलेट द वॉइस ऑफ एवरी सेक्शन। ठीक है, सो डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट द पॉलिटिकल आइडियल, बट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑल्सो अ वे टू प्रोवाइड ग्रेटर सिक्योरिटी। अब ट्राइबल पीपल जो निग्लेक्टेड फील करते होंगे, माइट बी बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट, वो सिक्योर फील करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं हम पॉलिटिक्स को ना अपने कम्युनिटी से डिफाइड नहीं कर पाते हैं, ये हमारे इंडिया में है। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज लिखी है, समझ में आए? क्लियर है? ठीक है, आई थिंक हमारा कंटेंट पूरा हो गया या कुछ बचा है इसमें अभी? हाँ, इट्स डन। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन और है इसमें, देख लो क्या है। ओके, ये क्वेश्चन डिफरेंट, जो आपका क्वेश्चन ये पॉइंट 2 था ना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी वाला। ठीक है, इसका 2 मार्कर क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि व्हाट अटेम्प्ट्स डिड मेक टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो जो वो पॉइंटर में है वही लिखना है। ठीक है, डीकोलोनाइजेशन, डिसआर्मामेंट, यूएन, ये सारी चीजें तो लिख लो, ये 2 मार्कर अलग से आ सकते। What attempts did India make to write?
नहीं, व्हाट एटम्स, लाइक यहाँ पर एवरी कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया का नहीं है। हाँ, इंडिया का भी हो सकता है, इंडिया लिखा है, यस इंडिया, यस। अभिलाषा, आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी हो तो बता देना मुझे, फिर बाद में जब कभी करनी हो तो, ठीक है? बिकॉज ह्यूमैनिटीज तो मैं पूरा आराम से करा लेती हूँ विथ रीजनिंग ऑल्सो, बट रीजनिंग आपको चाहिए नहीं, है ना? ये याद रखना। यहाँ पर अगर आप साइकोलॉजी पॉलिटिकल ऑनर्स लेते हो कॉलेज का यहाँ पर, तो अगर क्या बोलते हैं, जनरल जीएस वाला पेपर इज नॉट मैंडेटरी। हम्म, हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, सो आप देखो, ये जितने भी पॉइंटर्स लिखे हुए हैं ना, ये पॉइंटर्स आपके लिखे हैं इस पैराग्राफ में, ये देखो, तभी मैंने इसका अलग से क्वेश्चन लिखवाया है सेकंड कंपोनेंट का, क्योंकि इसमें पॉइंटर्स अच्छे खासे हैं कि अगर हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, कैसे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू ने सपोर्ट किया एशियन सॉलिडारिटी को, ये पहला पॉइंट। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है, इंडिया ऑल्सो टुक इनिशिएटिव टू ब्रिंग अबाउट द यूनिवर्सल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम। ठीक है, देन all the countries would have the same rights and obligation with respect to the, नहीं चाहिए तो उसी में आ जाएगा, सॉरी। फिर थर्ड पॉइंटर ये है, इक्विटेबल न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO, और इंडिया joined 160 countries that have signed and ratified the 1997 Kyoto Protocol, which provides a roadmap for reducing the emissions of greenhouse effects। ठीक है, ये कुछ 3-4 पॉइंटर्स हैं, ये इंडिया का स्टैंड है ऑन द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, चैप्टर इज क्लियर? बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अधिकतर आप लोग के बोर्ड में घुमा फिरा के आते रहते हैं। ठीक है, सो ये नोट से आप लोग आराम से पढ़िए, सिक्योरिटी पूरा कवर्ड है, कुछ भी नहीं हटा इससे। ठीक है, okay, so that's all for today then. Okay, I'll meet you in psychology class today at 8 o'clock. Okay, bye bye. बाय मैम। Bye bye.